क्या वो फुसफुसाहट सुनाई दी? तुम्हारा राज मेरा है। जासूस की डायरी में डुबकी लगाओ। हिंदी जासूसी हॉरर थ्रिल, पंजाबी डरावनी दास्तां, इंग्लिश हॉरर मिस्ट्री। हर हफ्ते नया ट्विस्ट। सब्सक्राइब अभी, बेल दबाओ। इस सफर में चूकना मत, वरना साया तुम्हें ले जाएगा। तैयार? कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां छायाएं सच को छिपाती हैं और हर रात अंधेरे के आगोश में एक खतरनाक साजिश पनपती है। आज रात हम मधुपुर के सबसे बड़े रहस्य, आधी रात के तस्कर गिरोह के दिल में उतर रहे हैं। क्या होगा अगर आपका शांत शहर, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, एक झूठ का पुलिंदा हो? और क्या होगा अगर सच सामने आने पर आपके सबसे करीबी लोग ही आपके सबसे बड़े दुश्मन निकलें? मधुपुर, गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। दिन में बाजारों में रौनक, गलियों में बच्चों की हंसी और गंगा के घाट पर मंदिर की घंटियों की गूंज, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन जैसे ही रात ढलती, मधुपुर एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूब जाता। पिछले 8 महीनों से रात के अंधेरे में गंगा के किनारे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। नावों की चप्पुओं की छप-छप, फुसफुसाहटें और कभी-कभी जल्दी-जल्दी भागते कदमों की आहट। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते और कोई इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। इसी शहर में राघव शर्मा, एक तेज तर्रार और जिद्दी पुलिस इंस्पेक्टर, हाल ही में नियुक्त हुआ था। राघव को अपने पिछले थाने में एक भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उसने अपने सीनियर अफसरों के खिलाफ आवाज उठाई थी। मधुपुर उसकी नई शुरुआत थी, लेकिन उसे अंदाजा था कि ये शांत शहर उतना सादा नहीं था जितना दिखता था। उसकी नियुक्ति के दूसरे दिन एक बुजुर्ग मछुआरा, बाबूलाल, थाने में आया। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। साहब, बाबूलाल ने कांपती आवाज में कहा, रात को गंगा के किनारे कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने देखा है, आधी रात को कुछ लोग नावों में बड़े-बड़े बक्से लाते हैं। वो लोग, उनके पास हथियार हैं और एक बार तो मैंने एक लाश को नदी में बहते देखा। राघव की भौहें अन गईं। लाश? ये मामला तस्करी से कहीं ज्यादा गंभीर था। उसने बाबूलाल को भरोसा दिलाया, आप चिंता न करें बाबूजी, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। लेकिन राघव का मन बेचैन था। क्या मधुपुर में कोई कत्ल भी हो रहा था? उसी रात राघव ने अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों, कांस्टेबल रमेश और सुनीता, के साथ गंगा के किनारे निगरानी करने का फैसला किया। रमेश एक हट्टा-कट्टा और वफादार सिपाही, और सुनीता, जो अपनी तेज नजर और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, राघव के लिए परफेक्ट साथी थे। राघव ने सादे कपड़े पहने और एक पुरानी नाव में छिपकर निगरानी शुरू की। रात के 12:30 बजे घना कोहरा गंगा के किनारे छाया हुआ था। तभी 2 नावें धीरे-धीरे किनारे की ओर बढ़ीं। कुछ लोग बड़े-बड़े लकड़ी के बक्से उतार रहे थे। राघव ने दूरबीन से देखा, बक्से भारी लग रहे थे और लोग जल्दी-जल्दी काम कर रहे थे। उनकी बातचीत में एक नाम बार-बार आ रहा था, साहब जी। एक आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब जी ने साफ कहा है, इस बार माल दिल्ली से आगे नेपाल भेजना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राघव का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। नेपाल? ये कोई साधारण तस्करी का गिरोह नहीं था। लेकिन तभी एक और बात ने उसका ध्यान खींचा। एक आदमी ने कहा, उस लड़की का क्या हुआ? साहब जी ने कहा था कि उसका मुंह बंद करना जरूरी है। राघव को बाबूलाल की बात याद आई। लाश? क्या ये गिरोह सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि हत्याएं भी कर रहा था?
अगले कुछ दिन राघव ने मधुपुर के हर कोने की छानबीन की। उसने स्थानीय व्यापारियों, नाविकों और चाय की दुकानों पर बैठे लोगों की बातें सुनी। उसे पता चला कि मधुपुर में एक तस्करी का गिरोह सक्रिय था, जो नकली दवाइयों, अवैध हथियारों और यहाँ तक कि प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी तब मिली जब उसने शहर के मशहूर व्यापारी और समाज सेवी हरि प्रसाद के बारे में सुना। हरि प्रसाद को मधुपुर में मसीहा कहा जाता था। वो गरीबों को राशन बांटता, स्कूलों के लिए दान देता और मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन करता। लेकिन राघव को शक था कि ये सब एक दिखावा हो सकता था। उसने सुनीता को हरि प्रसाद के व्यापारिक रिकॉर्ड्स की जांच करने का काम सौंपा। सुनीता ने पाया कि हरि प्रसाद की कंपनी प्रसाद ट्रेडिंग पिछले कुछ सालों में असामान्य रूप से तेजी से बढ़ी थी। उनके रिकॉर्ड्स में कई गड़बड़ियां थीं, बिना हिसाब के लाखों रुपए की लेन देन और कुछ ऐसी कंपनियों के साथ सौदे जो कागजों में ही थीं। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। सुनीता को एक पुराना पुलिस रिकॉर्ड मिला, जिसमें हरि प्रसाद का नाम एक 10 साल पुराने तस्करी के मामले में आया था। लेकिन उस मामले को रफा दफा कर दिया गया था और रिकॉर्ड से हरि प्रसाद का नाम हटा दिया गया था। राघव को यकीन हो गया कि हरि प्रसाद ही साहब जी हो सकता था। लेकिन सवाल ये था कि उसे इतनी ताकत कहाँ से मिल रही थी? क्या उसके पीछे कोई और बड़ा शख्स था? राघव ने रमेश को एक स्थानीय नाविक मोहन से दोस्ती करने का काम सौंपा। मोहन तस्करों के लिए कभी-कभी नाव चलाता था। रमेश ने मोहन से दोस्ती की और उससे जानकारी निकाली कि अगली शिपमेंट शुक्रवार की आधी रात को होगी। राघव ने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। सुनीता ने कुछ अन्य सिपाहियों को साथ लिया और राघव ने एक पुरानी नाव में छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। लेकिन उस रात जब राघव अपनी नाव में छिपा हुआ था, एक तेज रोशनी उसकी ओर आई। एक गहरी आवाज गूंजी, इंस्पेक्टर राघव, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। ये हरि प्रसाद की आवाज थी। राघव चौंक गया। उसे कैसे पता कि वो यहाँ था? तभी रमेश, जो तस्करों के बीच नाविक के भेस में था, हरि प्रसाद के बगल में खड़ा दिखा। राघव का दिल बैठ गया। रमेश, उसका सबसे भरोसेमंद सिपाही। रमेश ने हंसते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन साहब जी की पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। राघव को एहसास हुआ कि रमेश तस्करों का मुखबिर था। ये विश्वासघात राघव के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुनीता को इशारा किया, जो पास की झाड़ियों में छिपी थी। सुनीता और अन्य सिपाहियों ने तस्करों का हमला कर दिया। गंगा का किनारा युद्ध का मैदान बन गया। गोलियां चल रही थीं और राघव ने अपनी पिस्तौल निकालकर हरि प्रसाद को निशाना बनाया। लेकिन तभी एक और मोड़ सामने आया। हरि प्रसाद ने हंसते हुए कहा, राघव, तुम्हें लगता है कि मैं इस गिरोह का सरगना हूँ? मैं तो बस एक मोहरा हूँ। असली साहब जी तो कहीं और बैठा है। राघव के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। अगर हरि प्रसाद सरगना नहीं था, तो असली साहब जी कौन था? तभी सुनीता ने एक तस्कर को पकड़ा और उससे पूछताछ की। उसने बताया कि असली साहब जी मधुपुर का एक बड़ा राजनेता था, विधायक रमेश चंद्र। रमेश चंद्र, जो मधुपुर के विकास के लिए बड़े-बड़े वादे करता था, इस तस्करी के साम्राज्य का मास्टरमाइंड था। राघव ने हरि प्रसाद और उसके गुर्गों को हथकड़ी लगाई। बक्सों की जांच में नकली दवाइयां, अवैध हथियार और लाखों रुपए की नकदी मिली। लेकिन सबसे अहम थी एक डायरी, जिसमें रमेश चंद्र के साथ हरि प्रसाद के सौदों का हिसाब था। डायरी में एक और चौंकाने वाला खुलासा था। तस्करों ने एक स्थानीय पत्रकार अनन्या को मार डाला था, क्योंकि उसने उनके गिरोह की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की थी।
राघव अब रमेश चंद्र को पकड़ने के लिए बेताब था, लेकिन रमेश चंद्र एक ताकतवर आदमी था जिसके पास पुलिस और प्रशासन में गहरी पैठ थी। राघव को पता था कि उसे बहुत सावधानी से काम करना होगा। उसने सुनीता के साथ मिलकर एक अंतिम जाल बिछाया। उन्होंने रमेश चंद्र को ये भरोसा दिलाया कि हरि प्रसाद ने सारी सच्चाई उगल दी है और अब वो उसे बचाने के लिए एक आखिरी सौदा करना चाहता है। रमेश चंद्र, जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, एक सुनसान गोदाम में हरि प्रसाद से मिलने आया। लेकिन वहां हरि प्रसाद की जगह राघव और उसकी टीम थी। एक तीखी झड़प के बाद रमेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरी और अन्य सबूतों के आधार पर रमेश चंद्र और उसके कई सहयोगियों को जेल भेज दिया गया। अगली सुबह मधुपुर में हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि उनके मसीहा हरि प्रसाद और नेताजी रमेश चंद्र तस्करी और हत्या के गुनहगार थे। राघव ने बाबूलाल को बुलाकर धन्यवाद दिया। साहब, आपने मधुपुर को बचा लिया, बाबूलाल ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। राघव अपने ऑफिस में बैठा था। सामने गंगा की शांत लहरें दिख रही थीं। वो सोच रहा था कि रमेश के विश्वासघात ने उसे कितना झटकोरा था, लेकिन सुनीता की हिम्मत और ईमानदारी ने उसे नई ताकत दी थी। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, गंगा के उस पार एक और नाव देखी गई है। राघव मुस्कुराया, अपनी टोपी उठाई और बोला,